हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत डिले में करके अपलोड कर रहा हूँ वीडियोस। मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ ये बुक के अलावा भी, और कंप्यूटर एनालिसिस के लिए जो सोर्सेज हैं उससे तब मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए मैं बहुत लेट अपलोड कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपसे थोड़ा टाइम टू टाइम अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो अब अपन चैप्टर 13 चालू करेंगे आज से। चैप्टर 12 तक अपनों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर सारी की सारी सीरीज वाइज अपलोडेड है, तो आप देख लीजिए उसके अंदर। तो आज से अपन चैप्टर 13 चालू करेंगे इस बुक का, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो ये रहा उसका चैप्टर, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन। देखो ये जो चैप्टर है ना, ये है पूरा फुल थ्योरेटिकल चैप्टर, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे पेजेस दे रखे हैं, पर मैंने इसके नोट्स बनाए ना, लगभग मेरे 2.5 पेज के अंदर इतने में खत्म हो गए। नोट्स मतलब कैसे, जो प्रॉपर कंपटीशन के हिसाब से अगर पूछे जा सकते हैं, अगर पूछे जाए तो उनमें से ही पूछे जा सकते हैं, बाकी इतनी थ्योरी का कोई मतलब नहीं है। देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ, देखना कितने पेजेस का है ये अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी बहुत ज्यादा थ्योरी दे रखी है, पर इनमें से इम्पोर्टेंट आप खुद पढ़ के देख लेना चाहे। मैं एकदम इम्पोर्टेंट छाट के जो रियली कंपटीशन के हिसाब से बेनिफिशियल है वो निकालो इसके अंदर से। ये बुक कंपटीशन के हिसाब से वैसे नहीं बनाई गई, ये बुक बनाई गई है कि आपको समझा दे, बस एकदम आप बेसिक से चालू कर रहे हो तो आपको समझा दे, उस हिसाब से बनाई गई है। ठीक है, तो मैंने इसमें एकदम एक्सट्रैक्ट किया है जो डाटा जो रियली कंपटीशन के हिसाब से आ सकता है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। ठीक है, इतने पेजेस की है, पर अपन नोट से चालू करते हैं। उसके अंदर मैंने एकदम एक्सट्रैक्टेड डाटा रख रखा है। ठीक है, तो देखो नोट्स लाता है, तो ये रहे नोट्स सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन के। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मैं ओनली इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ क्या है, और यही आपको याद रखनी है इसमें से, चाहे आप पढ़ के देख लेना, मेरे विश्वास नहीं है तो। देखो गाइस, सबसे पहले आप देखो बग का मतलब क्या होता है। बग का मतलब होता है एरर। कभी भी आपको कंप्यूटर में कोई क्वेश्चन आए जिसमें लिखा हो बग मतलब एरर। डीबग का मतलब होता है उस एरर को रेक्टिफाई करना, उस एरर को सॉल्व करना। ठीक है, बग मतलब एरर, डीबग मतलब उस एरर को सॉल्व करना, रेक्टिफाई करना, सही करना। ठीक है, एरर कितने टाइप्स के होते हैं। एरर मेजरली दो टाइप्स के अपने पास आता है, एक होता है सिंटैक्स एरर, एक होता है लॉजिकल एरर। देखो सिंटैक्स एरर क्या होता है। सिंटैक्स एरर का मतलब होता है, सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर ये क्या होता है। ये होता है कि जो भी लैंग्वेज है उनके फिक्स डिफाइन करे हुए होते हैं कीवर्ड्स, और फिक्स रूल्स डिफाइन करे हुए होते हैं कि आपको आना क्या बोलते हैं, इसके बाद में सेमीकोलन लगाना है। मतलब जैसे अपने भी रूल्स होते हैं कि भाई जैसे बाहर जा रहे हैं तो ट्रैफिक लाइट पे अपने को रुकना है, हेलमेट पहनना है। ठीक है, ये रूल्स है, ये रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी। ठीक है, वही चीज इधर है। अगर रूल्स फॉलो नहीं करोगे आप, ठीक है, सेमीकोलन नहीं लगाए, ये नहीं करे, तो अपना कोड रन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। मतलब इसके अंदर फिक्स रूल्स है कि भाई आप जैसे एक सेंटेंस खत्म कर दिए कि a प्लस बी, फिर उसके बाद आपको सेमीकोलन लगाना ही लगाना है। ठीक है, और आपके ऐसे रूल्स आ गए कि भाई, और जैसे एक रूल ये है, जैसे मान लो मैं बताऊं, अपन लिखते हैं a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, अपन नॉर्मल भाषा में, कि मतलब a b के बराबर है और b c के बराबर है। या फिर अपन करना चाहते हैं कि a को b के बराबर, c 5 है, तो a भी 5 हो जाए, b भी 5 हो जाए। पर ऐसा सी लैंग्वेज की बात करें तो उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो अपनी नॉर्मल भाषा से भी कुछ अलग निकाल के इन्होंने फिक्स रूल्स निकाले हैं कि आपको ये फॉलो करना है, और अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करे तो उसे बोलते हैं सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स मतलब उसके कोड में आप कुछ ना कुछ ऐसी गलती करे हो माइनर सी, जिसकी वजह से आपका कोड रन नहीं हो पा रहा। ठीक है, फिर एक होती है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर मतलब आपका लॉजिक ही बकवास है, आपने निकालना कुछ और चाहा पर आप
आपका दिमाग कहीं और ही डायरेक्शन दे रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है कि आपने लेट्स से a इज इक्वल्स टू, आपके पास 5 है, 5 है, ठीक है। अब आपने उसे बोला कि मैं इसको डिवाइड कर, आपके पास a इज इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। अब आपने बोला कि मैं a को n से डिवाइड करूंगा। अब n क्या है, n मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और उसका रिजल्ट मैं c के अंदर स्टोर कर लूंगा। ये आपने लिखा, ठीक है, सिंपल सा। n है, यूजर इनपुट करेगा कि मैं क्या डालना चाहता हूँ। इसमें अगर 5 डाला मैं तो मेरे पास 2 आंसर आ जाएगा सी में। इसमें अगर मैंने 2 डाला तो 5 आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो n की वैल्यू डालेगा वो। पर इसमें देखो लॉजिकल एरर क्या है, इसके अंदर अगर वो 0 डाल दिया तो a बाय 0, ये तो क्या है, ये तो डिवाइड ही नहीं होगा, अनडिफाइंड है ये तो, ठीक है। तो अनडिफाइंड है तो ये एक हो गया लॉजिकल एरर, प्लस ये एक एक्सेप्शन भी हो गया, आप आगे जाके पढ़ोगे। तो ऐसे लॉजिकल एरर, अब आपको ये पता था पर आपने लॉजिकली एक गलती कर दी इसके अंदर, ठीक है। ऐसे ये तो छोटा सा एग्जांपल है, जब बड़े बड़े एग्जांपल्स आएंगे जिनमें आप लूप्स लगाओगे आगे जाके बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उनमें आपसे लॉजिकली एरर होगी। सिंटैक्स तो आपको समझ में आने लग जाएगा बाद में, लॉजिकली ही एरर करोगे आगे जाके आप, ठीक है। तो वो थी लॉजिकल एरर। तो अपने पास सिंटैक्स एरर हटाने का क्या तरीका है? सिंटैक्स तो अपने को पता है कि कहाँ अपने क्या गलती की है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन अपन सही कर दें तो अपना सिंटैक्स एरर हट जाएगा। पर लॉजिकल एरर हटाने के लिए अपने पास 4 तरीके दिए गए हैं, ठीक है। डीबगिंग ए प्रोग्राम फॉर लॉजिकल एरर, डीबगिंग यानी रेक्टिफाई करें अपन प्रोग्राम को लॉजिकल एरर से, कैसे? 4 तरीकों से, ठीक है। डूइंग हैंड सिमुलेशन, ये मैं बहुत ज्यादा करता हूँ। डूइंग हैंड सिमुलेशन मतलब कोई मेरा प्रोग्राम गलत हो जाता है ना, खासकर लूप्स वगैरह चलते रहते हैं मेरे। लूप्स क्या होते हैं? लूप्स मतलब होता है मुझे एक ही चीज को, जैसे हेलो है, हेलो को मुझे 10 बार प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो हेलो को 10 बार प्रिंट कराना है तो मैं एक लूप लगा दूंगा, और उसका कुछ सिंटैक्स होता है कि आप कहां से कहां तक चलना चाहते हो, 1 से 10 बार तक प्रिंट कराना चाहते हो, ये अपन आगे जाकर पढ़ेंगे 21 चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो लूप्स के अंदर मैं क्या करता था, कभी कभार वैल्यू असाइन करता था a इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। तो मैं एक एक स्टेप खुद लिख के देखता, अच्छा पहले a इज इक्वल्स टू 1 आया, फिर मैं एक कंडीशन दे रखा हूँ कि अब 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, फिर मैं देखा अच्छा ए इंटू 2 हो जाए, फिर मैं देखा अगली स्टेप में ए 1 इंटू 2 यानी 2 हो जाए, फिर अगली स्टेप में ए 2 हो गया तो 2 इंटू 2 4 हो जाए, है ना। तो मैं ऐसे 10 बार तक चला के देखता, है ना, कि आखिरी में 10वीं स्टेज पे क्या आएगा कि 1024 आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। तो ये मैं ऐसे चला के देखता खुद हाथों से, एक एक बार कैसे चल रहा है प्रोग्राम वो करके देखता। उसे बोलते हैं हैंड सिमुलेशन, ठीक है। हार्ड कॉपी पे लिख के और फाइन करो खुद, ठीक है। एक होता है पुटिंग प्रिंट स्टेटमेंट। अब मान लो ये तो 10 तक लूप है, मान लो 100 तक लूप हो, अगर मतलब 100 बार तक चल रहा हो ऐसे 1 2 4 इनटू होते हुए, ठीक है। तब मैं क्या करूंगा, 100 बार खुद लिखूंगा, चलो 100 बार भी लिख लिया, अगर 1000 बार हो तब मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो इस केस में क्या करो, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा दो फॉर लूप के अंदर, एक फॉर लूप चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे ये 1000 बार चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ a इज इक्वल्स टू ए इंटू 2 कंडीशन दी, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा लो, प्रिंट a। इससे क्या होगा, इससे होगा आपका 1000 बार a प्रिंट हो जाएगा, और पीछे की साइड एक काम और कर लेना, प्रिंट करवा देना जो आई कंडीशन चल रही है, आई मतलब पहली बार चला, दूसरी बार चला, तीसरी बार चला, वो प्रिंट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पहली बार में आपका ये चला, दूसरी बार में ये चला, तो उससे आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, अच्छा मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, ठीक है। तो या फिर प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर लो, या फिर ये यूजिंग ए डीबगर। अब डीबगर क्या होता है, आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे ना कि मुझे C++ का डीबगर चाहिए, है ना, तो आपको उसकी वेबसाइट मिल जाएगी। उस पर आप कोड डालोगे ना तो आपके कोड को पूरा खोल के रख देगा। खोल के मतलब जैसे अपन ये प्रिंट करवा के अपन कर रहे हैं ना, तो आपने जो भी कंडीशन रखी है, जो भी रखी है, उन सबको एकदम खोल के रख देगा। वही फॉर लूप में चलता है, अपन फॉर लूप में एक एक कंडीशन को पूरे खोल के रख देगा कि इस स्टेप में ये हुआ, फिर इस स्टेप में ये हुआ, और उसमें क्लियरली अपने को दिखता रहेगा बार बार अपने को, जैसे इसमें तो प्रिंट लगा है फिर वो करे, उसमें एक एक स्टेप का क्लियरली आपको इंडिकेशन देता रहेगा कि इस स्टेप में ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है। और खुद ही आपको आजकल के जो डिबगर्स आ रहे हैं वो खुद ही अगर कर सकता है रेक्टिफाई, तो वो कर लेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम की इस स्टेप में आपसे गलती हो रही है, ठीक है। तो उससे आप अच्छे से निकाल सकते हो, डायरेक्ट कोड लिखो डीबगर में और आपका वो देखो क्या कहाँ गलती हो रही है,
ठीक है, सारी चीजें वो खोल के रख देगा, एक एक स्टेप्स खोल के रख देगा कोड में, आपका आउटपुट जो आ रहा है कि कैसे आया वो आउटपुट। ठीक है, तो वो होता है डीबगर टूल्स। या फिर है यूजिंग मेमोरी डंप, स्टोरेज डंप। इसका मतलब है आप कभी कोड रन किए हो, ठीक है, तो आपका इनफाइनाइट बार कभी कभार लूप चल जाता है। अपन कभी शुरू में जब सीखते ही हैं, जब गलती से अपन कंडीशन तो कुछ छोड़ दे देते हैं और इनफाइनाइट बार लूप चला देते हैं, तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट बैक करते हैं। बैक होता नहीं है तो डायरेक्ट वो सी प्रोग्राम ही हटा देते हैं, सेव तो रहता है और हटा देते हैं कि वापस चालू करें। तो बस वही है ये, डायरेक्ट स्टोरेज से हटा दो, है ना, मतलब डायरेक्ट वो बंद कर दो प्रोग्राम, है ना। व्हेन प्रोग्राम हैंग्स अप, प्रोग्रामर प्रिंट कंटेंट ऑफ मेन मेमोरी एंड रजिस्टर एट द टाइम ऑफ हंग अप। मतलब इसका सीधा सा मतलब है, इतना वो नहीं देना, ठीक है, कि आपका प्रोग्राम जब हैंग हो जाए या फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें, ठीक है, तो आप डायरेक्ट उसको बंद करो और वापस बंद करो, फिर वापस चालू कर लो, ठीक है, उससे सारा का सारा कंडीशन हट जाएगी। ये मेनली किसके लिए, ये मेनली है इनफाइनाइट लूप, ऐसी कोई कंडीशन आ जाए ना, उसमें क्या करें अपन, ठीक है। तो वो क्या हुई, वो अपने से लॉजिकल एरर तो हुई कि अपन ने डालना क्या चाहा और डाल क्या दिया, ठीक है। तो ऐसी लॉजिकल एरर जो कि सॉल्व नहीं हो पा रही, बंद नहीं हो पा रही, तो उसके लिए डायरेक्ट क्लोज कर दो उस ऐप को और वापस चालू कर लो, ठीक है, फिर वापस प्रिंट कर लो आप रेक्टिफाई करके। तो वो है यूज मेमोरी डंप, स्टोरेज डंप, ठीक है। तो डीबगिंग के अपने पास 4 तरीके हैं। डूइंग हैंड सिमुलेशन, हाथों से सॉल्व करके देख लो। प्रिंट स्टेटमेंट, एक के बाद एक फिल्टर होते जा रहे हैं और बढ़िया आते जा रहे हैं। हैंड सिमुलेशन, हाथों से सॉल्व करके देख लो। प्रिंट स्टेटमेंट लगा के देख लो। डीबगर यूज कर लो, और अगर कुछ एक्सेप्शनली कंडीशन आ गई तो मेमोरी डंप या स्टोरेज डंप यूज कर लो, ठीक है। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि ये एग्जाम में आए ना आए, तो उस बुक के अंदर तो इतनी कम वो थ्योरी दे रखी है, केवल याद करने का बहुत कम है। मैं एकदम ही याद करने का लाया हूँ आपको आपके लिए, ठीक है। अब देखो टेस्टिंग ऑफ बिग प्रोग्राम्स, ठीक है, अपने ने प्रोग्राम बना लिए हैं, ठीक है, उसके बाद टेस्टिंग होती है ना, वो 2 टाइप की होती है, उसको अच्छे से याद रखना, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक होती है यूनिट एंड इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, उसके बाद एक होती है अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग। इसको मैंने 2 पार्ट में बांट रखा है। पहला पार्ट है यूनिट एंड इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, ठीक है, ये 2 अलग अलग पार्ट है। यूनिट टेस्टिंग मतलब एक छोटे से पार्ट का टेस्ट, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग मतलब बहुत सारे छोटे से पार्ट का अलग से पूरा पूरा टेस्ट, ठीक है, इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, ठीक है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड टेस्टिंग। ये जो छोटे छोटे पार्ट है इनको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। जैसे मैं एक कैलकुलेटर बना रहा हूं, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने एडिशन का अलग रन करके देखा, सब्ट्रैक्शन का अलग रन करके देखा, डिवीजन का अलग रन करके देखा, परसेंटेज का अलग रन करके देखा। ऐसे मान लो मेरे पास 20 चीजें है, तो मैं 20 का अलग अलग वो रन करके देखा, फिर मैंने पूरा पूरा कैलकुलेटर बना लिया, फिर एक साथ रन करके देखा, उसे इंटीग्रेटेड, ठीक है। अब देखो, फिर होती है अल्फा और बीटा टेस्टिंग, ठीक है। अल्फा टेस्टिंग क्या होती है, अल्फा टेस्टिंग होती है कंपनी वाले खुद चेक करते हैं, है ना, प्रोग्राम पूरा बन चुका है, अब खुद चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि प्रोग्राम सही चल रहा है नहीं, ठीक है, खुद कंपनी चेक करती है जो बनाई है, ठीक है, उसे बोलते हैं अल्फा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग होता है उन कंपनी से जुड़े हुए रहते हैं कई सारे लोग। अब जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने चैट जीपीटी देखा होगा, चैट जीपीटी में आता है एक एक्सप्लोर जीपीटी। एक्सप्लोर जीपीटी, एक्सप्लोर जीपीटी का मतलब होता है उसके अंदर कई दूसरी वेबसाइट्स है जो उससे जुड़ी हुई है, कि आपको है ना क्या बोलते हैं, इन वीडियो जुड़ी हुई है जैसे, है ना, जिससे आप वीडियो जनरेशन कर सकते हो एआई के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा आपके है ना कोड राइटर्स ऐसे कई अलग अलग सारे जुड़ रखे हैं उससे के साथ, चैट जीपीटी के साथ, कि आप और भी कई मल्टीटास्क कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। कई इमेज जनरेशन टूल्स जुड़ रखे हैं उसके साथ, कई अलग अलग चीजें जुड़ रखी है, ठीक है। तो ये जो दूसरी कंपनी जिसके साथ जुड़ी हुई रहती है ना, तो जब भी वो कंपनी कुछ प्रोग्राम बनाएगी उससे रिलेटेड, तो वो उस कंपनी को जरूर दिखाएगी जो उससे जुड़ रखी है, कि ये देखो मैंने ऐसा प्रोग्राम बनाया है, आप भी देख लो इसको चेक करके बिफोर लॉन्चिंग, ठीक है। तो वो कंपनी के जो भी सपोर्टर्स, सपोर्टर्स नहीं कहूंगा मैं, जो भी साथ में जुड़े हुए हैं, है ना, जो भी साथ में जुड़े हुए हैं उन लोगों को देती है कि आप चेक करके देखो, उसे बोलते हैं बीटा टेस्टिंग, ठीक है। तो अल्फा टेस्टिंग, कंपनी यूज इटसेल्फ एज प्रिटेंडिंग दे आर यूजर, ठीक है। अल्फा टेस्टिंग वो खुद यूज करती है कंपनी ऐसे सोच के कि हम यूजर हैं,
ठीक है। बीटा टेस्टिंग यूज बाय कंपनीज लॉन्ग कस्टमर और पार्टनर एजेंसी, या तो बहुत ज्यादा लॉन्ग कस्टमर या फिर कोई पार्टनर एजेंसी उनके साथ जुट रखी है वो यूज करती है, उसे बोलते हैं बीटा टेस्टिंग। ठीक है। अब देखो कभी टेस्टिंग और डिबगिंग में डिफरेंस पूछा जाए ना तो मेजरली ये दो डिफरेंस ही पूछे जाएंगे। ठीक है। टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? टेस्टिंग का मतलब होता है एरर को डिटेक्ट करना, कि आपको एरर मिल गई और आपने बता दिया कि ये एरर है। सही करना नहीं, सिर्फ बताना कि ये एरर है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कई लोग होते हैं जो कि अपनी बताते देते हैं पीछे से कमियां, ये देखो ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, पर सुधारने का कभी नहीं बताते। वो सोचते हैं ऐसे ही बिगड़ता रहे। तो ये बिल्कुल वैसा सही है जो कि एरर डिटेक्ट कर लेता है, बता देता है ये एरर है, पर सुधारने का तरीका नहीं बताता कि यहाँ पे एरर है, ऐसे एरर है, 5th लाइन में एरर है। ठीक है। एरर डिटेक्ट कर देगा पर सुधारेगा नहीं। ठीक है। डीबगिंग मतलब डीबग, रेक्टिफाई एरर, उस एरर को सुधारना। ये मतलब इसकी अगली स्टेज कह सकते हैं। टेस्ट किया अपने, फिर हमें डीबग किया, रिमूव एरर। ठीक है। अगला डिफरेंस, बिगिन एंड अर्ली स्टेजेस। अर्ली स्टेजेस मतलब जब आप प्रोग्राम चालू करोगे, प्रोग्राम चालू करने से पहले बहुत चीजें होती है। आपको फ्लो चार्ट बनाने पड़ते हैं, आपको फ्लो चार्ट से पहले उसका बजट वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं उसके। ठीक है। वहीं से टेस्टिंग चालू हो जाती है कि आप टेस्टिंग मतलब आपने जैसे मान लो बजट बनाया, ठीक है, तो बजट में आपको बैठा नहीं कि यार इतना नहीं बैठ रहा, तो वो भी एक ट्राई एंड टेस्ट हो गया कि भाई आप बना रहे हो कि भाई नहीं बैठा। आपने उसके फ्लो चार्ट बनाए, उसको और सिंप्लीफाई किया, वो भी ट्राई एंड टेस्ट हो गया। तो टेस्टिंग अर्ली स्टेजेस से चालू हो जाती है, कोडिंग से ही नहीं। कोडिंग में तो होती है टेस्टिंग, पर अर्ली स्टेजेस यानी स्टार्टिंग से चालू हो जाती है। डीबगिंग कोडिंग में ही होती है केवल, डीबगिंग उसके अंदर नहीं होती। ये पर्टिकुलरली प्रोग्रामिंग का वर्ड है डीबगिंग, तो ये कोडिंग पार्ट में होती है। तो ये दो मेजर डिफरेंस है, याद रखना। ठीक है। अब आता है सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन। सॉफ्टवेयर को डॉक्यूमेंट अपने को करना पड़ता है। अगर आप लीगली कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर है ना, कोई गेम भी है अपलोडेड, उसके डॉक्यूमेंट्स जरूर होंगे, आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है। कलेक्टिंग कंप्लीट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच टू मेंटेनेंस, एकदम स्क्रैच से पूरा मेंटेनेंस तक का सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। अब आप बोलोगे एग्जाम में आएगा, देखो आ सकता है, मतलब समझ लो उसके अंदर तो एकदम इतनी ज्यादा थ्योरी दे रखी है, तब मैं बोल रहा हूँ एकदम ही एक्सट्रैक्ट करके जो जो मुझे लगा है यहाँ आ सकता है वो मैं निकालूं। ठीक है। कंटेन रिकॉर्ड सिस्टम फ्लो चार्ट कमेंट एटसेट्रा। सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होता है? ठीक है, ये सब होता है, रिकॉर्ड, सिस्टम फ्लो चार्ट, कमेंट्स, ये सब उसको समझाया होता है। ठीक है। अब 6 फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट की। ठीक है। वो 6 कौन कौन सी है वो देखते हैं। एक है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स, डिजाइन डॉक्यूमेंट्स, कमेंट्स, सिस्टम मैनुअल, यूजर मैनुअल और मार्केटिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है। ये 6 हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, नाम से आपको पता लग रहा है जो जो आपको रिक्वायरमेंट है बनाने के लिए। ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम की बात करें, ठीक है, आपको ऐड करना है 2 चीजों को और तीसरे में स्टोर करना है, तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है? एकदम बेसिक एग्जांपल लियो, एक वेरिएबल चाहिए, 2 वेरिएबल चाहिए जिनको आप ऐड कर रहे हो कि ए इसके अंदर 5 रखा, बी इसके अंदर 10 रखा, जिनको आप ऐड कर रहे हो। एक वेरिएबल चाहिए सी जिसमें आप स्टोर करोगे उसको। तो ऐसे 3 वेरिएबल चाहिए, ये इसका क्या हो गया? रिक्वायरमेंट क्या चाहिए आपको। ठीक है। तो बड़े प्रोग्राम से तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए होती है अलग अलग चीजों की। ठीक है। तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है। फिर आता है डिजाइन डॉक्यूमेंट। अब उसको डिजाइन करो डॉक्यूमेंट को कि आप क्या बनाना चाहते हो। ठीक है। उसके फ्लो चार्ट्स वगैरह आ जाते हैं, बेसिकली फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम वगैरह। ठीक है। तो डिजाइन करो। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इससे पिछले चैप्टर में मैंने बता रखा है क्या होता है फ्लो चार्ट्स वगैरह। ठीक है। फिर आता है कमेंट्स। कमेंट्स मतलब अब आपने डिजाइन कर दिया, अब उसको एक्सप्लेन करो आप कि भाई कैसे उसको रन करोगे। मतलब डिजाइन से भी कोई समझ नहीं पाए तो उसको नीचे एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि आप कैसे उसको समझा रखे हो। ठीक है। तो उसको एक्सप्लेन करो। फिर हमें आती है सिस्टम मैनुअल। सिस्टम मैनुअल मतलब अब देखो 2 चीजें आएगी, सिस्टम मैनुअल और यूजर मैनुअल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है अच्छे से देंगे। सिस्टम मैनुअल तो समझाता है जो आपका कोडिंग पार्ट है, ठीक है, जो आपका टेक्निकल पार्ट उसमें डाल रखा है। जैसे आपने कार का इंजन बनाया, ठीक है,
तो कार के इंजन के बारे में समझा रखा है, कार के अंदर की टेक्निकल पार्ट्स बता रखा है कि ये कैसे बनी कार, कैसे वो सब चीजें समझा रखा है, उससे बोलते हैं सिस्टम मैनुअल। यूजर मैनुअल होता है कार बन चुकी, अब आपको सिखा रहा है कि ये एक्सेलेरेटर होता है, यहाँ पे आप ये गियर होता है, ये ऐसे चलता है, वो सारी चीजें यूजर मैनुअल में आती है। ठीक है, सिस्टम मैनुअल में सारे टेक्निकल पार्ट्स, यूजर मैनुअल में समझाने वाले पार्ट्स। अब यूजर मैनुअल में भी 3 पार्ट्स होते हैं, कमांड या फंक्शन लिस्ट। ठीक है, ये क्या क्या फंक्शन से करेगी, कहना गलता है आपको, आपने जैसे एक मसाज चेयर ली, कहना गलता है मसाज चेयर क्या क्या कर सकती है, ये मसाज चेयर आपके हाथ पांव आना गलते हैं अलग अलग 6 वेरिएशंस के साथ दबा सकती है। ठीक है, और आपको है ना स्पीड तेज कर सकते हो, धीरे कर सकते हो। ठीक है, मसाज चेयर की। ठीक है, मसाज चेयर है ना क्या बोलते हैं, मतलब बहुत सारे अलग अलग उसके फंक्शन जो जो है वो सारे इस एक लिस्ट दी हुई रहती है इसके अंदर यूजर मैनुअल में। ट्यूटोरियल दिया हुआ रहता है हर का। ठीक है, ऑनलाइन हेल्प दी हुई रहती है, सिंपल सी बात है। फिर आता है मार्केटिंग डॉक्यूमेंट। अब आपने डॉक्यूमेंट पूरा बना लिया तो आपको मार्केटिंग करनी है। ठीक है, मार्केटिंग में आता है रिटर्न सैलिएंट फीचर्स, उस आते हैं ना सैलिएंट फीचर कि आपके फीचर्स क्या क्या है उसके, कि आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा, ताकि मार्केटिंग, अब आप बोलोगे यूजर मैनुअल में तो है, मार्केटिंग डॉक्यूमेंट में उनको यूजर को एंगेज करने के लिए, हाँ भाई ये भी है ये भी है। ठीक है, तो आप नाम याद रखना, आ जाए तो आ जाए। ठीक है, फिर हमें आता है डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, सम कंपनी स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर मेकिंग ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ता है, पक्का बनाना पड़ेगा 100%। अगर आप ऑनलाइन बना रहे हो तो उस जैसे प्रोटोकॉल मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, आप अपन कोई प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ते हैं तो वैसे ही डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड का मतलब होता है डॉक्यूमेंट आपको बनाना ही है, बनाना ही बनाना है। ठीक है, कंपनी के रूल्स होते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड, नाम याद रख लेना। फिर आगे चलें तो आता है सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट। ठीक है, सॉफ्टवेयर पूरा बन गया, अब आपको उसको डिप्लॉय करना है, भेजना है। वन सॉफ्टवेयर हैज डिप्लॉयड, इट स्टिल हैव सम बग्स व्हिच दे रेक्टिफाई इन न्यू वर्जन। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिप्लॉय जैसे ही कर दिया फिर भी उसके अंदर कुछ एरर्स रहती है। अपनों ने पूरा सॉफ्टवेयर बना लिया, देख लिया अच्छे से, कोई एरर नहीं। अब उसमें सिंटैक्स एरर नहीं रहती, आप सोचे कि डिप्लॉय कर दिया फिर सिंटैक्स एरर आ गया, उसमें लॉजिकल एरर्स भी नहीं। उसके अंदर की अपन क्या ऐड कर सकते हैं, क्या न्यू वर्जन है, ठीक है, वो सब इसके अंदर डालते हैं, तो उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट। ठीक है, फिर हमें आता है चेंज ओवर ऑपरेशन। ये है देखो याद करने की चीज इसके अंदर जो मुझे सबसे ज्यादा लगी। ठीक है, ये ध्यान से सुनना, चेंज ओवर ऑपरेशन। इसका मतलब देखो सिंपली क्या है, अपना है पुराना वर्जन। ठीक है, वहां से चलते 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 अपनों ने नया वर्जन बनाया, नया बनते ही जाएगा। आज आईफोन 16 आया है, आईफोन 10 8 आया था, उनसे ज्यादा ही उसके अंदर फंक्शंस है। ठीक है, तो बस वही चीज है कि निकालते हैं, हर चीज को अपडेशन चाहिए, हर चीज अपडेट होता रहता है। व्हाट्सएप देखो आज सब कुछ आ गया उसके अंदर, पर फिर भी अपडेट होता रहता है कि अब आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। वो यूजर को देखते हैं कि आपको और क्या चाहिए। ठीक है, तो वो 3 टाइप से करते हैं। ठीक है, कि आपको नया वर्जन मिलेगा, 3 टाइप से मिल सकता है नया वर्जन। तो वो कैसे है, चेंजिंग इट्स ओल्ड वर्जन टू न्यू वर्जन बाय मेकिंग सम चेंजेस इन इट, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। पहला है इमीडिएट चेंज ओवर, दूसरा है पैरेलल रन, तीसरा है फेस्ड कन्वर्जन। पहला है इमीडिएट चेंज ओवर, मतलब इमीडिएट चेंज करना है। मतलब ये कब काम आता है, ये आता है कि आपके मान लो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि कोई करेंसी से रिलेटेड वेबसाइट है। ठीक है, वो आपको करेंसी प्रोवाइड करती है। ठीक है, प्रोवाइड मतलब सस्ते में, कोई आप फॉरेन कंट्री घूमने गए, ठीक है, तो आपको सस्ते में प्रोवाइड करती है। ठीक है, पर मान लो डिमोनेटाइजेशन हो गया। ठीक है, तो डिमोनेटाइजेशन होते ही उसके अंदर बहुत सारी चीजें है कि भाई है ना गलत है, उसके अंदर नोट्स की फोटोज बन रखी है। ठीक है, वो लिख रखा है, बहुत सारी चीजें जो चेंजेस करना है। अब डिमोनेटाइजेशन हुआ रात को 8 बजे, तो उनको इमीडिएट चेंज करना पड़ेगा वेबसाइट्स को कि भाई अब तो अपने को इमीडिएट चेंज करना पड़ेगा, ज्यादा लंबे समय तक नहीं रख सकते। ठीक है, तो वहां पे काम आती है इमीडिएट चेंज ओवर, जहां पे उनको नेसेसिटी लगती है अब तो करना ही पड़ेगा है ना चेंज। अब पूरा प्रोग्राम ऐसे ही चेंज नहीं होता, वो धीरे धीरे चेंज करते हैं, पर अब इमीडिएट चेंज करना है तो उनको बहुत सारा मैन फोर्स चाहिए, बहुत सारे आदमी चाहिए टेक्निकल जो उसको चेंज करवा सके। तो हैव इमेंस मैन पावर, बहुत ज्यादा मैन पावर चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग चाहिए टेक्निकल। प्रॉब्लम मस्ट नॉट बी सो क्रिटिकल,
प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिटिकल भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतनी ज्यादा क्रिटिकल है कि आप जल्दीबाजी के अंदर पूरा का पूरा प्रोग्राम ही उड़ा दिए, ठीक है। मस्ट नॉट, बग्स आर सो नॉन टू सॉल्व, ऐसे होने चाहिए। अब जैसे उसके अंदर फोटोज चेंज करनी है नोट्स की, ठीक है, तो वो इतना हार्ड काम नहीं हो, आप HTML से कर सकते हो, HTML CSS से, ठीक है। तो इतनी ज्यादा हार्ड प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। आप इमीडिएट मतलब रात को आपने ना कहते रात को लगे आप 10 बजे और 12 बजे तक आपने चेंज करके दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ओल्ड वर्जन फिर एकदम से न्यू वर्जन, ठीक है, उसे बोलते हैं इमीडिएट चेंज ओवर। ये 3 पॉइंट्स याद रखना है। इमेंस मैन पावर, प्रॉब्लम मस्ट नॉट बी सो क्रिटिकल, बग्स आर सो नॉन टू सॉल्व, ठीक है। ये है कट ऑफ डेट, मतलब ओल्ड वर्जन चल रहा एकदम से 10 बजे न्यू वर्जन चालू, ठीक है, वो होता है इमीडिएट चेंज ओवर। फिर आता है पैरेलल रन, ओवरलैपिंग पीरियड डन चेंजेस, सेफेस्ट बट एक्सपेंसिव। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, अपना ओल्ड वर्जन चल रहा है, आज लेट से 1 मई है, तो 1 मई से चल रहा है ओल्ड वर्जन, ठीक है। फिर अपने को 30 मई को नया वर्जन मिल गया, ठीक है, 30 मई को नया वर्जन मिल गया, तो महीना भर का जो टाइम हुआ उसमें ओल्ड वर्जन चल रहा था, पर उसके अंदर न्यू चेंजेस उन्होंने करते गए, न्यू चेंजेस किए किए किए, फिर हमें आपको ये दे दिया। अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर ये न्यू वर्जन एकदम से दे दिए। इसके अंदर क्या हुआ, न्यू वर्जन इसके अंदर डालते रहे और एक सेफ पीरियड के टाइम पे इन्होंने उसको दे दिया, तो इसे बोलते हैं ओल्ड और न्यू वर्जन, ठीक है। ओवरलैप्ड, इसे देखो ये जो टाइम है ना, इसको बोलते हैं ओवरलैप्ड या पैरेलल रन पीरियड, ठीक है, ये याद रखना, ओवरलैप्ड या पैरेलल रन पीरियड, ठीक है। इसके अंदर ओवरलैपिंग होती है, मतलब ओल्ड पीरियड चल रहा है, उसके एंडिंग टाइम में मतलब आखिरी टाइम में अपना चालू किया और न्यू वर्जन कुछ समय बाद लाती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं सेफेस्ट है, ये सबसे सेफ मानते हैं इसे, बट एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव भी है। क्यों एक्सपेंसिव है, इसमें भी इतना अपन टाइम नहीं लेते कि भाई 1-2 साल का ले लिया ऐसे, ठीक है, लगभग महीने भर का, इतने के अंदर अपन अपने को ये चेंज करके देना पड़ता है, ठीक है। तो वो आता है ओल्ड न्यू पीरियड, एक्सपेंसिव है पर सेफ है वो। फिर आता है फेस्ड कन्वर्जन, यह है एकदम पुराना, मतलब इसका मैं एकदम बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। आज iPhone 16 लॉन्च हुआ, ठीक है, iPhone 17 की तैयारी तब से ही चालू हो गई थी जब iPhone 16 लॉन्च हुआ, ठीक है। iPhone 16 इधर लॉन्च हुआ, उधर से iPhone 17 की तैयारी चालू कर दी। अब उन्होंने साल भर के अंदर वो इतना कर देंगे कि iPhone 17 को लॉन्च करने लायक बना दे। ऐसे नहीं कि वो बाद में अच्छे से खा पीते हैं, 16 लॉन्च हो गया, पार्टी वार्टी करेंगे, फिर वहां में अच्छे से करेंगे, महीना 2 महीने बाद चालू, ऐसे नहीं, वो साथ में ही चालू कर देते, इधर से लॉन्च किया उधर से अगला न्यू पीरियड चालू कर दिया, वही है। ये देखो ओल्ड, ओल्ड किसको कह रहे हैं, iPhone 16 को, आज लॉन्च हुआ फिर भी ओल्ड कह रहे हैं, ठीक है। वहीं पे न्यू वर्जन चालू कर दिए कि अपन ये रेक्टिफाई कर सकते हैं, ये और कर सकते हैं, ये और कर सकते हैं चेंजेस। तो ओल्ड चलता रहा iPhone 16 चलता रहा, साल भर हुआ, तब तक उन्होंने न्यू वर्जन के सारी चीजें ऐड कर दी और फिर हमें न्यू वर्जन अपडेट कर दिया। कंप्लीट चेंज ओवर और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे पीरियड ऑफ टाइम में ये चेंज होता है, ठीक है। ये 3 चीज याद रखना, चेंज ओवर ऑपरेशन, इमीडिएट, पैरेलल रन, फेज चेंज ओवर। फिर आता है सिस्टम इवैल्यूएशन, का मतलब क्या होता है, चेकिंग और इवैल्यूएटिंग ओल्ड सिस्टम विद न्यू सिस्टम इन ऑल टर्म्स। सिस्टम इवैल्यूएशन कब काम आता है, ये अपन पीछे चेंज ओवर ऑपरेशन करके आए हैं ना, इसमें वर्ड काम आता है सिस्टम इवैल्यूएशन, सिस्टम को चेक करो, सिंपल, कि पुराने वर्जन में क्या था, नए वर्जन में क्या चेंजेस अपन ला सकते हैं। फिर आता है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखता, मैं पहले भी एक चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, उसमें बाकी चीजें थी। मेंटेनेंस कॉस्ट 3 से 4 गुना पड़ती है डेवलपमेंट कॉस्ट की, आपने पूरा डेवलप 100 रुपए में किया, ठीक है, तो मेंटेनेंस आपको 400 से 500 रुपए तक पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, बस यही याद रखना है इस चैप्टर में, ठीक है, और याद नहीं रखना है आपको, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।